जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन पर आधारित प्रश्नों की जो लेक्चर श्रृंखला हम लोगों ने शुरू की है, उसका आज का हमारा ये 10वां लेक्चर है, जिसमें हम अगले 25 क्वेश्चंस पे चर्चा करने वाले हैं। क्लियर? तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, बसामन मामा गौवंश वन्य विहार का लोकार्पण कहाँ किया गया? ऑप्शन है आपके रीवा में, आगर मालवा में, शाजापुर में या नीमच में। सही उत्तर है रीवा। याद रखना है, बसामन मामा गौवंश वन्य विहार का जो लोकार्पण किया दोस्तों 2018 में किया गया था, और ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था मध्य प्रदेश सरकार ने। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में हमें बेसहारा गौवंशीय पशु देखने को मिल रहे थे, जिनमें से अधिकांश की मृत्यु अगर देखें तो सड़क दुर्घटनाओं में हो जा रही थी, या कई पशु किसानों की कृषि को बर्बाद कर दे रहे थे। और दूसरी बात ये थी कि इन बेसहारा पशुओं को कोई संरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। तो कहीं ना कहीं बसामन मामा गौवंश वन्य विहार के माध्यम से इन बेसहारा पशुओं को संरक्षण दिया जा रहा है, और एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की आत्मनिर्भरता की भी यहाँ बात की जाती है। क्यों? क्योंकि इन पशुओं से जो गौमूत्र प्राप्त होगा, जो गोबर प्राप्त होगा, उससे यहाँ स्थानीय स्तर पर उत्पाद तैयार किए जाएंगे। गोबर से बेहतर खाद बनाने का काम किया जाएगा, और कहीं ना कहीं एक कदम आगे बढ़ते हुए यहाँ गोबर से मूर्ति बनाने का काम भी चल रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से इस कदम का बहुत इंपॉर्टेंट आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है। क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है और गोबर का बेहतर प्रयोग भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखें तो गौवंश जितने भी यहाँ पशु रहे, सबको बेहतर संरक्षण भी उपलब्ध हो रहा है। क्लियर? अब यहाँ एक और ऑप्शन पे बात करें आगर मालवा की। आगर मालवा जो है 2013 में शाजापुर से अलग करके नया जिला बनाया गया था, और इसके संबंध में एक फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है कि आगर मालवा में एक जगह जिसका नाम है सुसनेर। ये जो सुसनेर है ना दोस्तों, यहाँ पर भारत का पहला गौ अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। पहले फैक्ट को हम पढ़ते थे कि भारत का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ? शाजापुर। लेकिन शाजापुर से जैसे आगर मालवा अलग हुआ, तो अब पढ़ते हैं आगर मालवा के सुसनेर में पहला गौ अभ्यारण्य स्थापित किया गया है भारत का, ये भी ध्यान रखना है। क्लियर? तो यहाँ हमने इस प्रश्न के माध्यम से अलग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे, जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन के तौर पर दिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किनका जन्म ग्वालियर में हुआ? ऑप्शन है आपके अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जी, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। दोस्तों, सभी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन ग्वालियर से संबंधित रहे दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर को 1924 में। कहां? ग्वालियर में। और इनके जन्म दिवस को दोस्तों भारत सरकार ने सुशासन दिवस के तौर पर, गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर? आगे बढ़े एक कदम और, तो याद रखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं, ये महान कवि भी रहे, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, और देश के 3 बार प्रधानमंत्री भी रहे हैं। याद रखिएगा, अटल जी 1996 में, 1998 में और 1999 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। और सबसे कम समय 13 दिन के प्रधानमंत्री भी कौन रहे? अटल बिहारी वाजपेयी जी ही रहे। पहले इन्होंने 13 दिन के प्रधानमंत्री रहे, 13 महीने के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद 1999 से 2004 तक इन्होंने अपने प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा भी किया था। ये भी ध्यान रखना है। अब यहां से एक फैक्ट और निकलता है कि याद रखिएगा कि भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो गैर कांग्रेसी थे और पूर्ण काल तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे, वो अटल बिहारी वाजपेयी ही थे दोस्तों। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो मोरारजी देसाई थे। लेकिन मोरारजी देसाई पूरे काल के लिए नहीं थे, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी 1999 से 2004 तक अपने पूर्ण काल 5 साल तक प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। अटल जी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान दोस्तों का इंपॉर्टेंट कदम उठाए, जिनमें 1998 का आपको पोखरण परीक्षण भी देखने को मिलता है, जो 11 से 13 मई 1998 पोखरण राजस्थान में किया था। और उसके बाद 1999 में कारगिल विजय जो हुई, ऑपरेशन विजय चलाया गया था, वो भी इस समय हुआ था। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो इसी समय आपको देखने को मिलेगा सदा ए सरहद। ये सदा ए सरहद जो है ना दोस्तों, एक बस सेवा थी, जो कि कहीं ना कहीं दिल्ली से लाहौर तक चालू की गई थी, और इसमें बैठकर पाकिस्तान जाने वाले पहले यात्री भी अटल जी ही थे दोस्तों, जो कि नवाज शरीफ से वहां मिले और भारत पाकिस्तान के बीच संबंध सुधार की तरफ प्रयास किया गया था। इसके अलावा अटल बिहारी जी ने सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ किया, जो कहीं ना कहीं देश के आर्थिक विकास में आज भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।
सन 2001 की बात करें दोस्तों तो सन 2001 में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो रही वो भी अटल जी की देन रही, जो 2012 में समाप्त हुई, जिसके अंतर्गत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई देश के चारों महानगरों को आपस में जोड़ने का काम किया है। तो ये अटल जी के इंपॉर्टेंट काम रहे। अगर हम अटल जी के दोस्तों पुरस्कारों की बात करें तो याद रखिएगा कि अटल जी को 1992 में पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला था, 2015 में अटल जी को भारत रत्न पुरस्कार मिला था, और बांग्लादेश का जो लिबरल वॉर अवार्ड जो रहा है बांग्लादेश का, वो भी मिला था किसको? अटल जी को। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक। अटल जी के पुरस्कार थे। अटल जी जो रहे वो महान कवियों में भी गिने जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अटल जी ने मेरी 51 कविताओं का जो संग्रह लिखा वो इनका एक फेमस रहा। इसके अलावा हत्या या बोल सकते हैं कि हत्या या मृत्यु एक इनका एक और कहीं ना कहीं संग्रह रहा। इसके अलावा मेरी संसद यात्रा हो या फिर 3 दशक संसद में, ये सभी अटल बिहारी जी की प्रमुख कृतियां रही हैं, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन मेरी 51 कविताएं बहुत ज्यादा फेमस संग्रह रहा है अटल जी का। अटल जी ने ब्रजभाषा में और खड़ी बोली में साहित्य लिखने का काम किया है, और 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था दोस्तों, उसमें ग्वालियर से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहीं ना कहीं इसमें शामिल हुए थे और इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जब जनसंघ की हम स्थापना की बात करते हैं दोस्तों, तो जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और जब 6 अप्रैल को, डेट याद रख लीजिएगा, 6 अप्रैल को 1980 में बीजेपी की स्थापना की गई थी। तो बीजेपी के गठन के समय भी अटल जी इसके सदस्य थे और बीजेपी के अध्यक्ष भी बने थे अटल जी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हमारे देश में सर्वाधिक बार सांसद बनने का रिकॉर्ड है दोस्तों, सर्वाधिक समय तक सांसद, वो अटल जी ही रहे हैं। अटल जी लगभग 9 से 10 बार लोकसभा के सांसद रहे और 2 बार राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। अटल जी ने लखनऊ की लोकसभा सीट से दोस्तों सांसद बने थे, लेकिन 1952 में अटल जी ने पहली बार लोकसभा का चुनाव लखनऊ से लड़ा था, जिसमें वो हार गए थे। लेकिन उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देश के सबसे प्रसिद्ध, सबसे सफल राजनेताओं में गिने जाने वाले अटल जी रहे हैं। अटल जी की डेथ दोस्तों 16 अगस्त को 2018 में हो गई थी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कहां हुई थी? एम्स में हुई थी, एम्स दिल्ली में। और बीमारी के चलते अटल जी की यहाँ पर मृत्यु हो गई। और कहीं ना कहीं ये भी याद रखना है कि अटल जी जो रहे दोस्तों 93 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब मोरारजी देसाई की सरकार थी उस समय विदेश मंत्री के तौर पर भी काम कर चुके, और जब विदेश मंत्री थे अटल जी तो यूएनओ में पहली बार हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय भी रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अटल जी के बाद दूसरे प्रधानमंत्री अगर कोई थे तो वो याद रखिएगा मोदी जी थे, जिन्होंने यूएनओ में जाकर हिंदी में भाषण दिया था। क्लियर दोस्तों? तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे किससे रिलेटेड? अटल जी से रिलेटेड रहे, जिनका संबंध दोस्तों ग्वालियर से है। लेकिन इनकी कर्म भूमि जो रही है ना दोस्तों, उत्तर प्रदेश ही रही है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम प्रारंभिक शिक्षा की बात कर लें, आगे की व्यवस्था की बात कर लें, तो अटल जी का संबंध कहां से रहा है? उत्तर प्रदेश से बड़ा गहरा रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं लखनऊ से ये बार बार सांसद चुने गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, मालवा ताप विद्युत गृह किस जिले में है? ऑप्शन है आपके खंडवा में है, छिंदवाड़ा में है, सागर में है या जबलपुर में है। सही उत्तर है आपका दोस्तों खंडवा में। खंडवा में मालवा ताप विद्युत गृह है जो लगभग 2000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और दोस्तों ये भी याद रखना है कि ये कहां है, तो खंडवा हम लोगों ने यहां देख लिया है ना। अब यहां पर एक और चीज का आपको उत्तर पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जो ताप विद्युत गृह है इसमें कोयले से, याद रखिएगा, कोयला जलाकर पानी गर्म करके भाप की शक्ति से टरबाइन घुमाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इसे ताप विद्युत कहते हैं, जिसमें कोयले का यूज होता है। कहीं ना कहीं प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। बराबर, चलिए तो ये किसकी बात की हमने? मालवा ताप विद्युत की। अगर मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत पूछ लिया जाए दोस्तों तो याद रखिएगा 1953 में मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत गृह स्थापित किया था। कहां किया था? तो याद रखेंगे बुरहानपुर में किया था। बुरहानपुर में स्थापित किया था, जिसमें जो सतपुड़ा का क्षेत्र है ना दोस्तों, सतपुड़ा का जो क्षेत्र है ये क्षेत्र कोयला उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। तो यहाँ पर कोयले की जो आपूर्ति होती है वो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र से होती है। और दूसरी बात है कि नर्मदा मैया यहीं से बहती है, तो नर्मदा मैया का जल यहाँ पर जाता है बुरहानपुर के इस कोयला ताप विद्युत गृह क्षेत्र में। तो इसके जल से और कहीं ना कहीं सतपुड़ा क्षेत्र के कोयले से यहाँ पर विद्युत उत्पादन का काम होता है। और इससे दोस्तों यहाँ जो नेपा नगर में कागज का कारखाना है ना, उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। क्लियर? किससे?
चांदनी ताप विद्युत ग्रह से। और चांदनी ताप विद्युत ग्रह जो दोस्तों है ना 1953 में स्थापित मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत ग्रह था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो एग्जाम में यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सारे के सारे फैक्ट्स को याद रखना है और इसको लिख कर रख लीजिएगा ताकि रिवीजन करने में आसानी हो जाए। जो भी प्रश्न बताता हूं उसकी एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। क्लियर। और जो हम इसका डिटेल डिस्कशन करते हैं ना दोस्तों, वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलता। तो आपको यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पर हम इतना डिटेल में डिस्कशन करते हैं क्वेश्चंस पे। तो इसको नोट करके जरूर रखिए ताकि आपका जो क्वेश्चंस का भंडार है वो बढ़ता चला जाए और एग्जाम में छूटे ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन है विदिशा में, भोपाल में, सीहोर में या रायसेन में। दोस्तों याद रखिएगा मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र जो है ना वो रायसेन में है और प्रमुख तौर पर ये जो है ना ऑप्टिकल फाइबर के कारखाने के लिए जाना जाता है। ऑप्टिकल फाइबर का जो कारखाना है ना दोस्तों वो यहीं पर है। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर सिलिका से बनी हुई एक नली युक्त व्यवस्था है जिसमें कहीं ना कहीं प्रकाश के आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत के तहत काम किया जाता है। और इसमें जो संचार व्यवस्था दूरभाष संचार दोस्तों वो बहुत तेज गति से होता है। इसमें कहीं ना कहीं प्रकाश के तंतुओं के कारण ऊर्जा का क्षय बहुत कम होता है, तो इस दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। आसानी से आप ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से कंप्यूटर का डेटा हो, टीवी के चित्र हो, इमेजेस हो आदि बहुत तेज रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। तो संचार का बहुत अच्छा माध्यम होता है ऑप्टिकल फाइबर, जिसे आज की जो टेलीकॉम कंपनी है वो बहुत बड़े स्तर तक यूज करती है। क्लियर। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, क्योंकि जो प्रकाश की आवृत्ति होती है वो ज्यादा होती है ध्वनि की तुलना में, इसलिए कहीं ना कहीं तीव्र गति से यहाँ पर संचार की क्रिया संपन्न होती है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर के क्षेत्र के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है? और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑप्टिकल फाइबर के लिए किसकी जरूरत होती है? तो सिलिका आप लोग याद कर लेंगे कि नलिका युक्त व्यवस्था है, काय की बनती है? सिलिका की होती है, ये ध्यान रखना है। और मंडीदीप कहाँ है? रायसेन में है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पशु आहार संयंत्र से संबंधित जिला है। ऑप्शन कहते हैं मुरैना में, इटारसी में, भोपाल में या शाजापुर में। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है दोस्तों, सीधे उत्तर लगाएंगे। मुरैना में है। मुरैना जो है ना दोस्तों वो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तर का जिला है। अगर पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश के सबसे उत्तर में कौन सा जिला अवस्थित है तो बोलेंगे मुरैना अवस्थित है। मुरैना को दोस्तों याद रखिएगा सरसों की हांडी के तौर पर भी आप लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर सरसों का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। चंबल नदी जो होती है ना दोस्तों, चंबल नदी जब अपरदन करती है दोस्तों, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा अपरदन दोस्तों चंबल नदी कहाँ करती है? मुरैना में करती है। ये भी आपको याद रखना है। और एक फैक्ट और मिल गया कि पशु आहार केंद्र कहाँ है? मुरैना में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो याद रखने की जरूरत है कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर एक और चीज हम लोग देखते हैं, मुरैना जो है ना दोस्तों ये अब बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको शक्कर का कारखाना भी देखने को मिलेगा, जिसको हम आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो याद रखने की जरूरत है। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों प्रश्न नंबर 6 कहता है सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित किसको करना है? सुमेलित करना सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में क्या दिया हुआ है? इसमें दिया है जनजाति। और सूची 2 में क्या दिया हुआ है? इसमें दिए क्षेत्र। तो ये जनजातियों को इनके क्षेत्र से संबद्ध करना है और जो जोड़ी मिले उसके हिसाब से ऑप्शन तैयार करना है। अब हम इसको इजी तरीके से करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। हम पहले देख लेते हैं कि कौन सा मिल रहा है, उसको ऑप्शन से डिस्कशन करेंगे और अगर मिल जाता है तो फिर उसको सही उत्तर लगा देंगे। यहाँ देखिए भारिया, ये आसान सा फैक्ट होता है कि भारिया जनजाति कहाँ मिलती है, तो आप बताएंगे पातालकोट में। ठीक है, पातालकोट में मिलती है भारिया जनजाति। अब यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं इन सभी में कि सी का चौथा कहाँ आ रहा है, तो सी जो है उसका चौथा आपको केवल यहाँ देखने को मिल रहा है। मतलब आपका डी जो है वो बिना कुछ सोचे समझे टाइम वेस्ट किए सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ सहरिया जो है वो किससे मिलेगा? सहरिया आपको ग्वालियर में मिलेगी। तो देखिए डी का तीसरा होगा, डी का तीसरा यहाँ है तो सहरिया ग्वालियर में है। पहाड़ी कहाँ मिलती है? जसपुर में। और बेगा कहाँ मिलती है? मंडला में मिलने वाली प्रमुख जनजाति है। तो ये जनजातियों के क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन रहा। एक ही प्रश्न में आपकी 4 जनजातियों का क्षेत्र कवर हो गया है। ठीक है, तो प्रैक्टिस की दृष्टि से देखें तो ऐसे प्रश्न एक साथ बहुत सारे फैक्ट्स को कवर करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो कहता है घोटुल तथा बाड़ा परंपराएं किस जनजाति में पाई जाती है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है। नंबर 1 भील, 2 सहरिया, 3 गोंड और चौथा पनिका। सही उत्तर क्या है आपका दोस्तों? घोटुल प्रथा जो होती है दोस्तों वो गोंड जनजाति में मिलती है। याद रखना है कि गोंड जनजाति में घोटुल तथा बाड़ा परंपरा चलती है। और एक प्रकार से दोस्तों ये विवाह व्यवस्था से संबंधित
कहीं ना कहीं परंपरा है। इन जनजाति में क्या होता है कि जो घोटुल होते हैं ना, घोटुल, घोटुल का मतलब होता है झोपड़ी। और ये जो झोपड़ी होती है ना, ये या तो मिट्टी की बनी होती है या फिर ये झोपड़ी घास की बनी होती है। और ये झोपड़ी जो होती है ना दोस्तों, ये गांव के बाहर होती है। क्लियर। अब जिन भी युवक युवतियों की शादी ब्याह करवाना होता है, ऐसे युवक युवतियों को जोड़ी के साथ इन झोपड़ियों में रख दिया जाता है और ये कुछ दिन एक साथ यहाँ गुजारते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। और अगर ये एक दूसरे को समझ लेते हैं और इनको लगता है कि शादी करना चाहिए तो इनकी शादी करवा दी जाती है। तो ये युवा गृह घोटुल की व्यवस्था है जो गोंड जनजाति में देखने को मिलती है। गोंड जनजाति है ना दोस्तों, ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, ये भी आपको ध्यान रखना। और मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति के तौर पर आप गोंड जनजाति को देखते हैं। ठीक, तो ये हम लोगों ने किसकी बात की? युवा गृह घोटुल की बात की, गोंड जनजाति के बारे में बात की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न आपका कहता है लमसेना किस जनजाति की विवाह प्रथा है? ऑप्शन है आपके कोरकू, भील, गोंड, बेगा। दोस्तों सही उत्तर है आपका बेगा। बेगा जनजाति जो है ना दोस्तों, इसके बारे में याद रखिएगा, इसमें लमसेना विवाह व्यवस्था चलती है। जो लमसेना है ना दोस्तों, इसका मतलब होता है घर जमाई। याद रखिएगा, घर जमाई की जो प्रणाली है वो प्रणाली आपको देखने को मिलती है किसमें? बेगा व्यवस्था में। इसमें क्या करते हैं कि जो पुरुष होता है, जो दामाद होता है, दामाद को स्त्री के घर पे, अपने ससुर के घर पे रहना पड़ता है और उसको काम करना पड़ता है। मतलब घर जमाई की व्यवस्था देखने को मिलती है आपको किसमें? बेगा जनजाति। और बेगा जनजाति दोस्तों मुख्य रूप से आप मंडला में देखते हैं या डिंडोरी में देखते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जो नर्मदा घाटी है ना, जो नर्मदा घाटी क्षेत्र है, इस नर्मदा घाटी क्षेत्र के दोनों तरफ के जो तटवर्ती जिले हैं ना, वहां पर आपको, उन क्षेत्रों में आपको बेसिकली देखने को मिलती है कौन सी जनजाति? बेगा जनजाति। और इनके ऊपर भी बेगा एक किताब भी लिखी गई है दोस्तों। जो बेगा है ना, वो कहीं ना कहीं धरती को अपनी माँ मानती है और ये धरती पर हल चलाना उचित नहीं समझते। तो जब ये खेती करते तो धरती पर बिना हल चलाए बीज बोकर ही ये खेती करते हैं, ये आपको देखना है। ठीक है, तो ये बेगा जनजाति के बारे में हम लोगों ने बात की है। याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है बेगा जनजाति। और गोंड की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो भारत की सबसे बड़ी, मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी। और भील जनजाति जो है ना, ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों में मिलती है, जैसे कि धार, झाबुआ, अलीराजपुर में। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति, जिसमें भगोरिया हुआ। ये इंपॉर्टेंट त्योहार भी है और इनका नृत्य भी और विवाह की व्यवस्था भी है, भगोरिया, ये आपको ध्यान रखना है। और भील जो है ना दोस्तों, वो संस्कृत के भिल्ल शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है धनुष बाण। तो ये धनुष बाण वाली जनजाति के तौर पर भी फेमस है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए, तो ये भील की बात हुई, गोंड की बात हुई, बेगा की बात हुई। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है राज्य का प्रमुख औद्योगिक लेदर कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। ऑप्शन है आपके छिंदवाड़ा में, देवास में, बाबई में या शाजापुर में। सही उत्तर है आपका देवास। मैंने पिछले लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, तो आपको वहां पर बता दिया था कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं। तो उन कॉम्प्लेक्स को आप वहां देख चुके हो, उसी में से एक्स यहाँ है देवास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 कहता है मध्य प्रदेश में पहला राजकीय वन महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, गुना में, सरगुजा में, बालाघाट में या रीवा में। आपका सही उत्तर है दोस्तों बालाघाट में। बालाघाट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों पिछले लेक्चर में, लेकिन याद रखिएगा कि बालाघाट जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला और मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा वन प्रतिशत वाला राज्य है। और यहीं पर 1979 में बालाघाट में राजकीय वन महाविद्यालय स्थापित किया गया था, ये पहला था। दूसरा दोस्तों 1980 में बैतूल में स्थापित किया गया था। अब एक बात आपको याद रखना है कि ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में राजकीय वन महाविद्यालय से प्रश्न आ जाए। हो सकता है कि आपको एग्जाम में पूछ ले कि मध्य प्रदेश में वन स्कूल बताइए कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में आपको वन स्कूल देखने को मिलता है सबसे पहला शिवपुरी में, एक मिलता है आपको दोस्तों देखने में अमरकंटक में, एक स्कूल देखने को मिलता है दोस्तों गोविंदगढ़ में, और एक स्कूल आपको देखने को मिलता है दोस्तों लखनादौन में। तो ये 4 आपको वन स्कूल मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन ये भी हो सकता है एग्जाम में कि निम्न में से कहां मध्य प्रदेश में वन स्कूल नहीं है, तो आपको इनके अलावा जिला देखना है जहां पर ये नहीं है। तो ये वन स्कूल है मध्य प्रदेश में। और पहला वन महाविद्यालय जो था दोस्तों बालाघाट में 1979, दूसरा बैतूल में 1980 में स्थापित किया गया था। और बालाघाट जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन प्रतिशत वाला और वन क्षेत्रफल वाला भी जिला है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर हम लिंगानुपात की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला भी बालाघाट ही है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, जहां 1000 पुरुषों पे लगभग 1021 के आसपास महिलाएं होती हैं। ठीक, चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 कहता है कि मध्य प्रदेश में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी। ऑप्शन है 1940 में, 1945 में, 1934 में या 1936 में। सही उत्तर है आपका दोस्तों 1934 में। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की जो पहली चीनी मिल थी 1934 में स्थापित हुई थी। कहां स्थापित हुई थी, तो उत्तर देंगे जावरा। जावरा कहां है दोस्तों, रतलाम में स्थापित हुई थी। ठीक है, अब यहाँ याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में एक ही चीनी मिल नहीं है, और भी है, लगभग 14 चीनी मिलें हम मध्य प्रदेश में देखते हैं, जो अधिकतर पश्चिमी मध्य प्रदेश में ही आपको देखने को मिलती हैं। अगर हम यहाँ देखें दोस्तों पश्चिमी मध्य प्रदेश में, तो गन्ने की खेती के कारण ऐसा होता है। याद रखिएगा कि जो गन्ने की खेती होती है उसके हिसाब से ही चीनी मिलें लगाई जाती हैं। क्यों, क्योंकि गन्ना जो होता है ना दोस्तों, वो गर्मी में सूखता है, तो जितनी देर बाद आप फैक्ट्री में गन्ने को पहुंचाएंगे उतना उसमें रस कम हो जाएगा, और गन्ने के रस कम होने के कारण चीनी का उत्पादन भी घटेगा। इसका मतलब चीनी उद्योग जो है ना, वो एक भार ह्रास उद्योग है जिसमें वजन कम होता है। इसलिए जहां पर गन्ने की खेती होती है ना, उसी के पास में चीनी मिली भी स्थापित की जाती है। इसका उदाहरण आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश है, इसमें सबसे ज्यादा चीनी मिलें हैं भारत में। क्यों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ना भी बहुत होता है। इधर खेत में से गन्ना काटा, दूसरी तरफ ले जाकर तुरंत मिल में जाकर शक्कर बनाने का काम है चालू कर देते हैं। तो उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा मिलें हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में आपको चीनी मिलें ज्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि जावरा रतलाम में 1934 में मध्य प्रदेश की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी। लेकिन ये भी याद रखना कि जो बरलई की जो मिल है दोस्तों, वो सीहोर में हो, और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा सेठ गोविंद जो चीनी मिल है वो उज्जैन में है। कैलारस की जो चीनी मिल है दोस्तों मुरैना में है। डबरा चीनी मिल जो है वो आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगी। जीवाजी राव चीनी मिल जो है दोस्तों, वो भी ग्वालियर में देखने को मिलेगी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीनी मिलें हैं जो मध्य प्रदेश में, जिनको आपको लिख लेना है। ये मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है, तो आप लोगों को सुन के ही नोट्स बनाने हैं। ठीक है ना, हर एक चीज बोर्ड पे लिखूंगा तो लेक्चर की लेंथ बढ़ जाएगी और आप लोग बोर हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें आप सुन के भी लिखिए, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश में चीनी मिल 1934 में जावरा रतलाम में पहली बार स्थापित की गई थी, ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। और अगर हम बात करें दोस्तों, तो विश्व में चाइना जो है वो बहुत आगे है गन्ने के उत्पादन में, चीनी के उत्पादन में। भारत दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन अगर हम देखें तो क्यूबा जो है वो एक उत्तर अमेरिका का देश है, जहां जिसकी राजधानी हवाना है, और इसे अब चीनी का कटोरा कहते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कहता है कि शुष्क बंदरगाह स्थापित किया गया है। ऑप्शन है आपके धार में, इंदौर में, पीथमपुर में या भोपाल में। दोस्तों याद रखिएगा, शुष्क बंदरगाह जो है मध्य प्रदेश का वो इंदौर में है। कहाँ है दोस्तों, तो याद रखेंगे मांगलिया। जो इंदौर का मांगलिया है ना, जब आप वहां जाएंगे तो आपको अपने आप में ये प्रतीत हो जाएगा कि ये एक प्रकार का औद्योगिक क्षेत्र तरीका लगेगा। सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन टाइप का वहां पे आपको फील आएगा, क्योंकि वहां पर आपको इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी। तो एक शुष्क बंदरगाह टाइप की व्यवस्था है मांगलिया इंदौर में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 कहता है लाख बनाने का शासकीय कारखाना कहां पर स्थित है। तो ऑप्शन है डिंडोरी में, उमरिया में, बानमौर में, छिंदवाड़ा में। देखो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया, क्योंकि पहले भी मैं इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं। लेकिन इस क्वेश्चन के दोबारा आने का कारण ये है कि हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए कि उमरिया जो है ना, यहां पर लाख बनाने का शासकीय कारखाना है। अब यहाँ ये समझिए कि ये शासकीय कारखाना उमरिया में है। लाख क्या है दोस्तों, तो लाख हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। लाख का जो प्रयोग है ना, ये महाभारत काल से हम लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है किस प्रकार से पांडवों को लाक्षागृह में बंद कर दिया गया, तो उसमें आग लगा दी गई थी और ये खबर फैल गई थी कि पांडव जल के मर गए हैं। तो कहीं ना कहीं हम पुराने समय से ही लाख को जानते हैं। लाख जो है ना दोस्तों, एक प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाली चीज है। लाख जो इसको कैसे प्राप्त करते हैं दोस्तों, प्राकृतिक रूप से प्राप्त करते हैं। कहीं ना कहीं एक प्रकार का बोल सकते हैं केरिना प्रकार का, एक केरिना लाका प्रकार का एक कीट होता है जिसको पाला जाता है। ये कहीं ना कहीं बोल सकते हैं पलाश के पे, कुसुम के पे या फिर बेर, इनके जो पेड़ होते हैं ना दोस्तों, इन पर इन कीटों को पाला जाता है। और ये कीट इन पेड़ों पर रहकर इनकी शाखाओं से रस चूसते हैं, और रस चूसने से इनको भोजन प्राप्त होता है। और भोजन प्राप्ति के बाद एक प्रकार की लार निकालते हैं, और उस लार का इसकी पेड़ों की टहनियों पे जम जाती है। बाद में उन टहनियों को काटकर उसको खुरेदकर लाख प्राप्त किया जाता है। तो लाख एक प्रकार से दोस्तों प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाली चीज है, जो कहीं ना कहीं केरिना लाका नामक कीटों के पालन के बाद प्राप्त होता है। और इसके लिए कारखाना उमरिया में स्थापित किया गया है, शासकीय कारखाना। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 कहता है सीमेंट सीट उद्योग निम्नलिखित में से
कहाँ स्थित है? बालाघाट में, कटनी में, होशंगाबाद में या टीकमगढ़ में? दोस्तों सही उत्तर होगा आपका कटनी में। क्यों? क्योंकि कटनी और सतना का ये वो क्षेत्र है जहां पर चूना पत्थर बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, और जहां चूना पत्थर बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है वहां पर सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल पर्याप्त होता है। तो कहीं ना कहीं चूना पत्थर होने से सीमेंट बेहतर बनती है, और सीमेंट के कारण यहाँ पर सीमेंट शीट उद्योग भी बहुत अच्छे तरीके से विकसित हुआ है। तो कहीं ना कहीं कटनी इसका सही उत्तर होता है। और कटनी जो है ना, 1998 में जबलपुर से अलग करके स्थापित किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, कटनी की स्थापना एक अलग जिले के तौर पर 1998 में की गई थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, कहता है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान कहां खोला जाएगा? आपके ऑप्शन है इंदौर में, सीहोर में, जबलपुर में या ग्वालियर में। सही उत्तर है आपका दोस्तों सीहोर में। याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान सीहोर में खोला जाएगा। पहले भोपाल प्रस्तावित था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इसकी व्यवस्था को देखते हुए कहीं ना कहीं सीहोर नाम आगे किया है, और अब सीहोर में ये स्थापित किया जा रहा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, कहता है कि मध्य प्रदेश के किस नस्ल की मुर्गी को भौगोलिक संकेतक का टैग मिला है? ऑप्शन है आपके हितकारी मुर्गी, उपकारी मुर्गी, कड़कनाथ मुर्गी या कोयल मुर्गी। याद रखिएगा, कड़कनाथ मुर्गी जो है मध्य प्रदेश की, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। हालांकि जैसे ही मध्य प्रदेश के कड़कनाथ को जीआई टैग मिला है, उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार के साथ एक विवाद भी सामने आ गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी ये प्राप्त होता है। लेकिन याद रखिएगा कि जो कड़कनाथ है वो मध्य प्रदेश के झाबुआ में मिलता है, और इसी के लिए इसको कहीं ना कहीं बोल सकते हैं जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग क्या होता है दोस्तों? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, जिसके माध्यम से किसी भी उत्पाद को या किसी भी चीज को उसकी स्थानीय पहचान मिल जाती है, और वैश्विक स्तर पर जब उसका यूज किया जाता है तो उसकी स्थानीय पहचान के साथ उसका प्रयोग किया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यही याद रखिएगा, कड़कनाथ जो है ना, ये एक बहुत प्रोटीन वाला मुर्गा है, जो कहीं ना कहीं इसकी उपयोगिता के कारण भारतीय क्रिकेट टीम के भोजन में भी शामिल है, और महेंद्र सिंह धोनी ने तो इसका एक व्यवसाय भी शुरू किया है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। क्लियर? कड़कनाथ जो होता है इसका खून काला होता है, इसको कहीं ना कहीं बोल सकते हैं दोस्तों काली मासी भी कहा जाता है कड़कनाथ को। और कड़कनाथ का कहीं ना कहीं यहाँ की जनजातीय लोगों के साथ सांस्कृतिक जुड़ाव भी है, वो अपने देवी देवताओं को इसकी बलि देकर इसको खाते हैं। ये भी ध्यान रखने की बात है। तो कड़कनाथ कहाँ मिलता है दोस्तों? मध्य प्रदेश के झाबुआ में मिलता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित संबल योजना का उद्देश्य निम्न प्रदान करना है। देखिए 4 ऑप्शन में से देखना है कि संबल योजना का उद्देश्य क्या रहा। पहला है किसानों के लिए ऋण छूट देना, दूसरा है राज्य के सभी नागरिकों के लिए भोजन देना, तीसरा है असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, और चौथा है सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। दोस्तों सही ऑप्शन है आपका असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए। कहीं ना कहीं 2018 में संबल योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई, जो मध्य प्रदेश के असंगठित श्रमिक जो है उनके उद्धार के लिए, उनके पुनरुत्थान के लिए, उनके सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनको सबल बनाने के लिए शुरू की गई है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो संबल योजना 2018 में मध्य प्रदेश सरकार ने असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से शुरू की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, कहता है कुमार गंधर्व संबंधित है। ऑप्शन है आपके हिंदुस्तानी संगीत से, ख्याल गायकी से, लोक संगीत से या फिल्मी संगीत से। दोस्तों याद रखिएगा, कुमार गंधर्व का जो संबंध है वो हिंदुस्तानी संगीत से है। लेकिन एक बात और याद रखने की जरूरत है कि कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम कुमार गंधर्व नहीं है। इनका वास्तविक नाम है दोस्तों शिवपुत्र सिद्धराम कोमकाली। याद रखिएगा, शिवपुत्र सिद्धराम कोमकाली इनका वास्तविक नाम था, और ये कुमार गंधर्व के नाम से फेमस हुए हैं। क्लियर? तो कुमार गंधर्व जो रहे दोस्तों हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित रहे, जिनका जन्म दोस्तों 1924 में हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों? तो याद रखेंगे कर्नाटक का जो बेलगाम है, यहाँ पर कुमार गंधर्व का जन्म हुआ था, और इनका मृत्यु हुआ था दोस्तों 1992 में देवास में। तो याद रखिएगा, इनका संबंध मध्य प्रदेश के देवास शहर से है। 1992 में यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी, और चूंकि ये मध्य प्रदेश में इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा, कर्मभूमि रही है, इसलिए 1993 में मध्य प्रदेश सरकार संगीत के क्षेत्र में युवा लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कुमार गंधर्व पुरस्कार भी देती है। ये भी ध्यान रखना, ठीक है? तो कुमार गंधर्व जो है उनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर ये चीजें सीखी हैं। ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा, जो भी आए वो आप सही लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 19, कहता है मकबूल फिदा हुसैन का संबंध है। ऑप्शन है चित्रकला से, संगीत से, रंगमंच से या बांसुरी वादन से। दोस्तों सही उत्तर है आपका चित्रकला से। मकबूल फिदा हुसैन जो रहे दोस्तों प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं, और इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों वो महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु हुई थी 2011 में लंदन में। क्यों? क्योंकि 2006 में ये भारत छोड़कर भाग गए थे। 2006 में ये भारत छोड़कर भाग गए थे। भागने का कारण ये था कि चित्रकार थे, और कहीं ना कहीं इनके चित्र जो थे वो विवादित होते, और कहीं ना कहीं हम देखें 2011 में जब इनकी मृत्यु, उसके पहले ये भारतीय हिंदू देवी देवताओं के विवादित चित्र बना दिए थे, जिसके कारण ये विवाद में गिर गए थे।
तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारे रीजन रहे जिनके कारण इनको भारत से भागना पड़ा था और चित्रकला से संबंधित रहे हैं ये, ठीक है। ये राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं और इन्हें भारत सरकार की बात करें तो वहां से पुरस्कार भी मिले और केरल सरकार ने राजा रवि वर्मा पुरस्कार इन्हें चित्रकला के क्षेत्र में प्रदान किया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 कहता है कि बिरजू महाराज किस नृत्य के सम्राट माने जाते हैं? कथक के, भरतनाट्यम के, ओडिसी के या कुचिपुड़ी के। याद रखिएगा बिरजू महाराज जो है वो कथक के सम्राट कहे गए हैं। कथक जो है दोस्तों वो उत्तर भारत में प्रसिद्ध रहा है। उत्तर भारत में कहाँ प्रसिद्ध रहा है दोस्तों? यूपी में। यूपी में कहाँ रहा है दोस्तों? लखनऊ में। ये आपको ध्यान रखना है। अगर भरतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु से, उड़ीसी की बात करें तो उड़ीसा से और कुचिपुड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश से। तो ये विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य हैं। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि लोक नृत्य जो है भारत के हर राज्य के अलग अलग है। तो मैंने करंट अफेयर के एक लेक्चर में लोक नृत्यों के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया। तो अगर आपको लोक नृत्य से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम हो या कुछ सीखना हो तो आप डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाके लेक्चर जाके देख लीजिएगा तो सारे लोक नृत्य आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कहता है कि पातालकोट छिंदवाड़ा में कौन सी जनजाति रहती है? तो ऑप्शन है आपके गोंड जनजाति, भील जनजाति, भारिया जनजाति या सहरिया जनजाति। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा भारिया जनजाति। भारिया जनजाति जो है ना दोस्तों ये पातालकोट छिंदवाड़ा में रहती है और ये भारत की बहुत ही आदिम जनजाति है। याद रखिएगा ये भारत की आदिम जनजाति है जो आज भी शहरी सुख सुविधा जो होती है उनसे दूर होती है। तो आधुनिकता क्या है, वो आधुनिकता इनको कुछ पता नहीं होती है। तो आधुनिकता इनको कुछ पता नहीं है तो उसी सांस्कृतिक आदिम जनजाति परिवेश में ये रहते हैं। और याद रखिए कि पातालकोट का मतलब होता है गहराई वाला स्थान। तो गहराई वाला जो स्थान है ना ये पातालकोट का मतलब होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जनजाति जो है लगभग 1000 से लेकर 1700 फीट की गहराई वाले स्थानों पर रहती है। और अभी तो इन्होंने क्या किया कि गहरे से ऊपर आने के लिए सीढ़ियां बना ली है। तो ये क्या करते हैं 8-15 दिन में एक बार जो भी जड़ी बूटी नीचे इकट्ठी करते हैं ना उनको लेकर आते हैं ऊपर सीढ़ियों से और उनको बेचते हैं और अपनी जरूरत की सामान जैसे नमक आदि खरीद कर नीचे चले जाते हैं। याद रखिएगा भारिया जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है भारत की। और 1981 की जो जनगणना हुई थी ना उसके बाद इनको बोला गया था दोस्तों जंगलियों का जंगली। तो याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जंगलियों का जंगली किस जनजाति को कहा जाता है? तो भारिया जनजाति को कहा जाता है। भारिया जनजाति जो है ना दोस्तों वो गोंडू को अपना बड़ा भाई मानती है और इनके जो घर होते हैं उनको बोलते हैं ढाना। और इनकी जो कृषि होती है ना दोस्तों उसको बोलते हैं डहिया। तो डहिया क्या है? इनकी कृषि है और ढाना क्या इनके घर है। ये ध्यान रखने योग्य बात। और रहते कहाँ हैं दोस्तों? तो पातालकोट में रहते हैं। पातालकोट कहाँ है? छिंदवाड़ा में है। क्लियर। चलिए तो इस प्रकार से ये हमने किसकी बात की है? पातालकोट की, भारिया जनजाति की बात की। बाकी गोंड के बारे में आपको बता चुका हूँ, भील के बारे में आपको बता चुका हूं। सहरिया जनजाति की बात करें दोस्तों तो ग्वालियर क्षेत्र में रहती है, शेर के साथ रहने के लिए प्रसिद्ध है इसलिए इसको शहरिया कहते हैं। इनके जो मकान होते हैं ना दोस्तों सहराना कहते हैं। सहराना, सहराना का मतलब होता है दोस्तों कतारबद्ध मकानों की व्यवस्था। ये आप लोगों को ध्यान रखना। और सहरिया जो है वो मध्य प्रदेश में रहने वाली एक अति पिछड़ी जनजाति भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22। इसमें एक तरफ आपको मंदिर दिए हैं और दूसरी तरफ आपको दिए हैं शहर। तो कौन सा मंदिर का संबंध किस शहर से, वो मिलाने के बाद इसका सही ऑप्शन का चूज करना है। तो देखिए भूमरा का शिव मंदिर जो है सतना में है, एरन का शिव मंदिर जो है वो सागर में है, तिगवा का विष्णु मंदिर जो है वो जबलपुर में है और नाचन कुठारा का पार्वती मंदिर पन्ना में है। इस हिसाब से आपका दोस्तों सही उत्तर हो जाता है 1 2 3 4 वाला, मतलब सी सही उत्तर हो जाता है। अब यहाँ पर एरन के बारे में हम थोड़ा समझते हैं। एरन जो है ना दोस्तों वो सागर में है और एरन का जो अभिलेख है ना यहाँ पर एरन का अभिलेख भी मिलता है। जो एरन का अभिलेख है ना दोस्तों ये भारत में गुप्त साम्राज्य के समय का है, ठीक है। जो गुप्त साम्राज्य है ना दोस्तों उसका एक महान शासक हुआ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है ना दोस्तों उसको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त जब भारत का नेपोलियन कहलाए तो कहीं ना कहीं इनकी विजयों के कारण कहलाए जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में गुप्त साम्राज्य का बहुत बड़े स्तर पर विस्तार किया था, ठीक है। गुप्त साम्राज्य जो समुद्रगुप्त जो थे ना दोस्तों इनके जो सिक्के मिले, इनके सिक्के पर इनका वीणा बजाते हुए चित्र मिला है और दूसरा इनके सिक्कों पर जहाज का चित्र मिला जो ये बताता है कि समुद्रगुप्त संगीत यात्रा के प्रेमी थे। और दूसरी बात है कि इनको वीणा, इनको संगीत से बहुत प्रेम था। समुद्रगुप्त जो रहे दोस्तों इनके समय आपको सती प्रथा का, याद रखिएगा सती प्रथा का जो अभिलेख है वो अभिलेख कहलाता है एरन अभिलेख। याद रखिएगा एरन अभिलेख को सती प्रथा का अभिलेख भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एरन में सबसे पहले
एडी का, ईसवी का सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। यहाँ पर समुद्रगुप्त के यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था दोस्तों भानुगुप्त। भानुगुप्त जो राजा था उसका अमात्य सेनापति था जिसका नाम था गोपराज। गोपराज की स्त्री जो थी दोस्तों वो 510 एडी में सती हो गई थी, जो कि भारत में सती प्रथा का पहला प्रमाण है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कहाँ? एरण सागर से मिलता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एरण की बात की, सागर की, गुप्त सम्राट की बात की दोस्तों, क्लियर, और हमने बात की सती प्रथा की, बराबर। और इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या है दोस्तों? सी 1 2 3 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, पनगुणाइया नामक अशोक का अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन है आपके सीहोर में है, सतना में है, रायसेन में है, दतिया में। दोस्तों आपका सही उत्तर है सीहोर में। याद रखिएगा, पनगुणाइया का अशोक का जो अभिलेख है वो सीहोर में है, और यहीं पर आपको सरू मरु की जो गुफाएं हैं वो गुफाएं भी आपको देखने को मिलती है। लेकिन अगर याद रखिएगा, सारो मारो नामक जो बौद्ध स्थल है, ये कौन सा स्थल है दोस्तों? बौद्ध धर्म से संबंधित। ये कहाँ है? तो याद रखेंगे ये शहडोल में है। इसके अलावा अगर हम अशोक के और साक्ष्यों की बात करें मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा रूपनाथ का जो अभिलेख है वो भी मध्य प्रदेश में है, और ये वर्तमान में कटनी में है। वैसे आपको ऑप्शन जो दिखाई पड़ता है ना दोस्तों, कई जगह पर जबलपुर दिखाई पड़ता है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा है कि जबलपुर से 1998 में कटनी को अलग कर दिया गया था, तो रूपनाथ कटनी क्षेत्र में आता है। इसके अलावा हम शहडोल की बात करें तो सारो मारो शहडोल में ही है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए, इसके अलावा एक और चीज बात करें दोस्तों, तो मास्की जो है और गुर्जरा, अशोक के दो अभिलेख है। मास्की कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में है, और गुर्जरा कहाँ है दोस्तों? दतिया में है। ये दोनों के दोनों अभिलेख ऐसे हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी जो भी अशोक के अभिलेख है ना हमारे देश में, जिसमें हम बोलते हैं दोस्तों लगभग 14 शिलालेख, अशोक के कितने शिलालेख मिले हैं? 14 शिलालेख मिले हैं, जिसमें चट्टानों पर कुछ ना कुछ लिखा गया है। वैसे ही हम लोग अभिलेखों की बात करें तो मास्की और गुर्जरा दतिया में और कर्नाटक में जो अशोक के अभिलेख मिले हैं दोस्तों, इसमें अशोक का नाम अशोक मिला है। जो बाकी के हैं उनमें अशोक का नाम मिलता है देवानाम प्रिय प्रियदर्शी शासक, मतलब देवों का प्रिय शासक के तौर पर अशोक को बताया गया है, लेकिन अशोक का नाम अशोक केवल मास्की और गुर्जरा में ही मिलता है। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप जो है वो भी अशोक से संबंधित है, जो अशोक के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन इसकी रेलिंग जो थी वो पुष्यमित्र शुंग वंश के शासक ने बनवाई थी, जिन्होंने 185 बीसी के आसपास शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने बात की। लेकिन अगर अशोक की बात करें दोस्तों, तो अशोक का जन्म हुआ था 304 बीसी में। कहाँ हुआ था? पटना या पाटलिपुत्र में, बिहार में। और अशोक की मृत्यु हुई थी 232 बीसी में, जो हुई थी पटना या पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी। और अशोक का जो राज्याभिषेक था ना दोस्तों, वो 269 बीसी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और अशोक ने अपने राज अभिषेक के 8 वर्ष बाद, मतलब लगभग 261 बीसी के आसपास, याद रखिएगा 261 बीसी के आसपास उड़ीसा में कलिंग वॉर किया था खारवेल के राजवंश से। तो कलिंग वॉर में कहीं ना कहीं लाखों लोगों की मृत्यु के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, और फिर उसने अहिंसा का जो मार्ग है दोस्तों उसको अपना लिया था। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो सांची का स्तूप की बात हो, या फिर हम लोग बात करें विदिशा की जो राजकुमारी थी उनका नाम था महादेवी। ये महादेवी अशोक की पत्नी थी, मतलब अशोक का ससुराल, मौर्य सम्राट अशोक का ससुराल मध्य प्रदेश के विदिशा में रहा है, ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। और महादेवी जो थी ना, उनसे संघमित्रा इनकी पुत्री हुई थी, और महेंद्र जो था वो अशोक का पुत्र था, जिसको बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने श्रीलंका भेजा था, ये भी ध्यान रखना है। अशोक के पिता का नाम क्या था दोस्तों? अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसने 322 बीसी में, मतलब आज से लगभग 2300 साढ़े 2300 साल पहले आज से मौर्य वंश की स्थापना की थी, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन रहे जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी मगध में, और इनके जो प्रधानमंत्री थे वो थे आचार्य चाणक्य, क्लियर, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक किताब लिखी थी। तो एग्जाम में अगर ये पूछ ले कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य रहे, और अर्थशास्त्र का संबंध जो है दोस्तों वो राजनीति से रहा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 कहता है, मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन वर्ष है। ऑप्शन है 1951, 1950, 1972, 1985। दोस्तों याद रखेंगे 1972 में मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन किया गया था। ये राज्य जो देश का बोल सकते हैं कि योजना आयोग था, उसके सिफारिश पर किया गया था। और 2007 में इसका नाम बदलकर राज्य योजना आयोग कर दिया गया था। तो पहले राज्य योजना मंडल के रूप में जाना गया, और बाद में राज्य योजना आयोग कहलाया, जो भोपाल में है। और 2020 में इसकी संरचना में और इसके नाम में बदलाव करके इसको राज्य नीति आयोग
राज्य नीति आयोग व योजना आयोग नाम दिया गया। तो राज्य नीति और योजना आयोग नाम किसका है? अब राज्य योजना मंडल का नाम हो चुका है और कहीं ना कहीं इसमें 6 सदस्य होते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है दोस्तों प्रधान मुख्यमंत्री होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और केंद्र में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया था, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? प्रकाश चंद्र सेठी जी जो थे वो राज्य योजना मंडल के पहले अध्यक्ष थे, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है। देखते हैं इसको, मध्य प्रदेश में कोयला कहाँ मिलता है? ऑप्शन है आपके मंदसौर में, भोपाल में, रायसेन में या सुहागपुर में। दोस्तों सही उत्तर है आपका सुहागपुर में। सुहागपुर जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है, जहां पर कोयले की बहुत मोटी परत देखने को मिलती है, जो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं 136 मीटर के आसपास मोटी है। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है सोहागपुर। अगर हम सिंगरौली की बात करें दोस्तों, सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहते हैं। ये पूरा जो क्षेत्र आता है दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश का, ये कोयले के उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों विश्व में, तो विश्व में दोस्तों सर्वाधिक कोयले का उत्पादन करता है चीन, दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका और तीसरे नंबर पर आता है भारत। तो भारत विश्व का तीसरे नंबर का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगला देखें दोस्तों, तो याद रखिएगा कि भारत में अगर हम भंडार की बात करें, कोयले का सर्वाधिक भंडार दोस्तों देखने को मिलता है आप लोगों को कहां? झारखंड में। जो झारखंड राज्य है, यहाँ कोयले का सर्वाधिक भंडार है भारत में। लेकिन उत्पादन की दृष्टि से दोस्तों छत्तीसगढ़ आगे है। कहीं ना कहीं जब भी हम कोयले के उत्पादन की बात करते हैं तो हमारे सामने झारखंड का ही नाम आता है, लेकिन याद रखिएगा वो पुरानी बात हो गई। वर्तमान में रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन के साथ छत्तीसगढ़ देश का नंबर 1 कोयला उत्पादक राज्य है और मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है कोयले के उत्पादन की दृष्टि से। क्लियर? अब यहाँ एक और चीज बात करना है कि मध्य प्रदेश का जो मैक्सिमम कोयला है ना दोस्तों, वो गोंडवाना समूह की चट्टानों में देखने को मिलता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता तो आप ये भी बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद तो जो कोयला होता है दोस्तों वो 4 प्रकार का होता है। एक कोयला होता है दोस्तों नंबर 1 एंथ्रेसाइट। जो एंथ्रेसाइट कोयला है दोस्तों, ये सबसे अच्छा सर्वोत्तम कोयला होता है, ये आपको ध्यान रखना, जिसमें 90% से ज्यादा कार्बन की मात्रा होती है। याद रखिएगा कोयले में कार्बन की मात्रा के आधार पर ही पता चलता है कोयले की क्वालिटी क्या है। तो 90% से ज्यादा जो कार्बन की मात्रा है वो एंथ्रेसाइट में होती है, सबसे अच्छा कोयला होता है। दूसरे नंबर का कोयला होता है दोस्तों बिटुमिनस कोयला। जो बिटुमिनस कोयला है ना दोस्तों, इसमें 70 से 80% के आसपास कार्बन की मात्रा होती है और ये दूसरे प्रकार का सबसे अच्छा कोयला होता है। तीसरा होता है दोस्तों लिग्नाइट कोयला। जब आप लिग्नाइट कोयले की बात करते हैं तो इसमें 40 से 60% के आसपास कार्बन की मात्रा होती है। और चौथा होता है पीट कोयला। ये कोयला नहीं होता, कोयले की निर्माणाधीन अवस्था होती है जिसमें लकड़ी के अंश होते हैं। तो सबसे बेकार किस्म का कोयला होता है पीट कोयला, सबसे अच्छा होता है एंथ्रेसाइट कोयला। अब एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है वो भारत में सिर्फ तमिलनाडु और इस क्षेत्र में देखने को मिलता है, भारत में ये नहीं मिलता। भारत में सबसे ज्यादा जो कोयला देखने को मिलता है दोस्तों बिटुमिनस कोयला होता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है बराबर। तो ये हमने कोयले की बात की। अगर कोयले के निर्माण की बात करें दोस्तों, तो कोयले का जो निर्माण होता है दोस्तों वो अवसादीकरण, याद रखिएगा अवसादीकरण से कोयले का निर्माण होता है। जब भी धरातल का कोई भाग नीचे धंस जाता है दोस्तों, तो उसके साथ वनस्पति भी दब जाती है और वो वनस्पति जब अंदर दबी होती है तो उन पर ताप पड़ता है, दाब पड़ता है, जिसके कारण उनका परिवर्तन कोयले में हो जाता है। क्यों? क्योंकि वनस्पति जो होती है ना वो 100% कार्बन की बनी होती है। तो वनस्पति का जो कार्बन होता है वो दाब ताप के कारण कोयले के कठोर रूप में चेंज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसको अवसादीकरण की प्रक्रिया कहते हैं और ये जीवाश्म होते हैं क्योंकि इसमें वनस्पति का जीवाश्म होता है। और जैसे ही आप इसको जलाते हैं तो पूरा कार्बन जो होता है वो वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। इसलिए कोयले के उत्पादन को, कोयले के प्रयोग को कम किए जाने की बात है। लेकिन हमारे देश में 60% जो इलेक्ट्रिसिटी है ना दोस्तों, वो हम कोयले से बनी ताप विद्युत का ही यूज करते हैं, जिसमें हम बहुत बड़ी मात्रा में कोयले को जलाते हैं और वो बहुत बड़े स्तर पर ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है और ये आपके ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी है। क्लियर? तो ये हम लोगों ने मध्य प्रदेश में और भारत और विश्व में कोयले की स्थिति के बारे में बात की है। क्लियर? तो आज का ये 25वां प्रश्न था जो समाप्त हो गया है। अब हम देखें दोस्तों, तो याद रखिए कि आज फिर हमने बहुत सफलतम तरीके से 25 क्वेश्चन पे डिस्कस किया है। मैं समझता हूं कि आप लोगों को बहुत बेहतर लग रहा होगा और ये आप लोगों के लिए यूजफुल भी है। क्यों? क्योंकि हर दिन इस लेक्चर के माध्यम से आपके प्रश्नों का भंडार, विशेष तौर पर मध्य प्रदेश के प्रश्नों का भंडार, वो भी डिटेल के साथ बढ़ता चला जा रहा है। बस आप लोग एक ही काम करिए, जिन लोगों ने जो लेक्चर देख रहे हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों का शेयर भी कीजिए, क्योंकि इतनी बढ़िया व्यवस्था जो आपको मिल रही है वो आपके दोस्तों के साथ भी होना चाहिए, उनका भी सिलेक्शन होना चाहिए, उनके भी एग्जाम में क्वेश्चन आना चाहिए बराबर। तो हम यहाँ जो डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं उसको आप आपके दोस्तों से भी शेयर कीजिए
ताकि उनको भी ये पता चले। क्लियर? तो अगले लेक्चर में फिर नए 25 क्वेश्चंस के साथ आपके सामने रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।